दोस्तों 2047 तक इंडिया का एक लक्ष्य है और वो है विश्व गुरु बनना या फिर एक डेवलप्ड कंट्री बनना 2047 तक। और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो भी ऐसे समय में जब इंडिया, और ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रही है, विच मींस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हमें कार्बन एमिशन को भी कम करना है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी विल बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इंडिया का एक लक्ष्य है दैट बाय द एंड ऑफ 2047 या बाय द 2047 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ 100 गीगावाट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसे में 100 गीगावाट को अचीव कर पाना मतलब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तभी जाकर के प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलोंग विद द कॉर्पोरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एज वेल, वी विल अचीव द टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी बाय द एंड ऑफ 2047। तो आइए इस वीडियो में वही सारी बातें हम करते हैं। तो पहली चीज तो ये थी न्यूज दैट इंडिया विल एड्रेस कंसर्न्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट, ये मिनिस्टर ने कहा। अब प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या कंसर्न्स हैं वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये वीडियो सिर्फ जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे, उसको भी आपको पता चल जाएगा। सो इंडियाज पुश टू ओपन इट्स सिविल न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ए बोल्ड मूव टू मीट इट्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। ठीक है, ये टारगेट था। यूनियन मिनिस्टर ने ये हाईलाइट किया कि अभी अभी हमें कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस करने हैं इन एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इन सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये दो एक्ट, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो ये है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इसके बारे में भी हम देखेंगे। टू एड्रेस प्राइवेट सेक्टर कंसर्न स्पेशली द फॉरेन सप्लायर्स वेरी ऑफ लाइबिलिटी risk. The government aims to reassure the investors by clarifying the operators bear the primary responsibility in case of accident. Suppliers and insurance pool stepping up afterward. This align India's commitment under the International Atomic Energy Agency's Convention of Supplementary Compensation for Nuclear Damage. ठीक है, तो इस वीडियो में इसको भी हम देखेंगे कि ये कन्वेंशन क्या है। इस वीडियो में इसको भी जानेंगे कि ये सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या है। लेकिन उसके पहले एक सिंपल सी बात जान लेते हैं कि एक होता है सप्लायर। सप्लायर मतलब जो रिएक्टर बनाता है या फ्यूल सप्लाई करता है। ठीक है, रिएक्टर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लाइक वेस्टिंग हाउस या अरेवा टाइप की जो कंपनीज हैं, फ्रेंच बेस्ड कंपनी या यूएस बेस्ड कंपनी या जापानीज कंपनीज लाइक मित्सुबिशी, जिनसे हम रिएक्टर्स लेते हैं या फ्यूल लेते हैं या वो टेक्नोलॉजी लेते हैं। ऑपरेटर कौन होता है? तो एक तो हो गया सप्लायर, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सप्लायर होगा ये फॉरेनर से ही होगा, फॉरेनर होगा या प्राइवेट प्लेयर होगा, या प्राइवेट प्लेयर होगा। फिर दूसरा जो आता है वो कौन आता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब न्यूक्लियर पावर के केस में कौन है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करे। सही बात है या नहीं? ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपका उसको ऑपरेट करे, और इंडिया में ये एनपीसीआईएल करता है। ठीक है, भाविनी करता है, एनपीसीआईएल करता है। तो यहां पे भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो हमें ऑपरेटर्स भी किनको बना सकते हैं? हम प्राइवेट प्लेयर्स को बना सकते हैं। तो दोनों ही जगह कंसर्न्स हैं। सप्लायर का भी, सप्लायर का इस वजह से कंसर्न है क्योंकि इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो ये जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है ये बोलता है कि ऑपरेटर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही, लेकिन सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसकी वजह से वेस्टिंग हाउस, अरेवा या मित्सुबिशी टाइप की जो कंपनीज हैं वो इंडिया को रिएक्टर से सप्लाई करने में थोड़ा सा डरती हैं कि कहीं हम पे सिविल सूट फाइल ना हो जाए, हमारी एक लाइबिलिटी नहीं बन जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं,
जैसे कि फुकुशिमा में एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें वो रिएक्टर बनाने वाले की गलती नहीं थी, गलती किसकी थी? सुनामी की। कि सुनामी की वजह से वो फ्लडिंग हो गई और फ्लडिंग की वजह से पूरा जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, उसकी वजह से जो कूलिंग थी रिएक्टर की वो नहीं हो पाई और ब्लास्ट हो गया, और उसकी वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया या एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑपरेटर तो डरते हैं ही, तो ऑपरेटर फिर प्राइवेट प्लेयर बनेंगे या नहीं, इसमें सवाल उठता है। और दूसरा है कि सप्लायर, जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं, वो डरते हैं, जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं वो भी डरते हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि इन दोनों एक्ट्स जो हैं इनमें बदलाव किया जाएगा। अब इसको समझते हैं कि फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनके कंसर्न्स क्या क्या है। पहला कंसर्न सबसे बड़ा जो है उनका, वो लाइबिलिटी रिस्क है। लाइबिलिटी मतलब कि आप ऑपरेटर हो या नहीं हो। ऑपरेटर तो अभी सिर्फ कौन है? एनपीसीआईएल या भाविनी, एनपीसीआईएल या भाविनी, लेकिन इसके अलावा जो सप्लायर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। प्राइमरी कंसर्न्स इज द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ इंडियाज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सप्लायर्स, especially foreign companies, are apprehensive about potential financial and legal exposure in the events of nuclear disaster। सबसे बड़ी दिक्कत है ये कि इन केस न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी और लीगल भी, वहां पे लीगल बैटल लड़ना पड़ेगा। Act places liability on operator but also extends some responsibility to the supplier as well. Foreign supplier fear being held accountable for damages beyond their control and deterring investment। आप समझ गए होंगे, government plans to amend nuclear liability law in spotlight as Modi hits US France this week, क्योंकि सप्लायर हमें वहां से आ रहे हैं। ठीक है, अरेवा, वेस्टिंग हाउस जो कंपनीज है वो फ्रांस यूएस की कंपनीज है। अब आगे बढ़ने के पहले और कंसर्न्स देखने के पहले पहले इसको देखते हैं कि इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि नाम में ही क्लियर है, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, और उसकी सिविल लाइबिलिटी होती है, मतलब सिविल सूट फाइल होगा किसके खिलाफ? ऑपरेटर के खिलाफ और सप्लायर के खिलाफ। तो एस्टैब्लिशेस अ लीगल फ्रेमवर्क टू एंश्योर प्रॉम्प्ट कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। जो लोग मरे हैं या घायल हुए हैं, किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, एनवायरमेंटल लॉसेस हुए हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, सबका कंपनसेशन देगा कौन? न्यूक्लियर डैमेज कोज्ड बाय द न्यूक्लियर एक्सीडेंट, फैसिलिटेटिंग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है। सेकंड, ऑपरेटर की लाइबिलिटी तो है ही सही। ऑपरेटर ऑफ ए न्यूक्लियर फैसिलिटी लाइक एनपीसीआईएल bears primary responsibility for any nuclear damage with the strict no fault liability। चाहे फॉल्ट नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइबिलिटी तो बनती है रिगार्डलेस ऑफ देयर फॉल्ट। पहला, लाइबिलिटी कैप भी है। लिमिट द ऑपरेटर्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज 1500 करोड़, दैट इज 180 मिलियन यूएसडी एज ऑफ 2010 per incident, though the government can increase or decrease this cap। एक कैप भी है। तीसरा, सप्लायर्स लायबिलिटी सेक्शन 17 जो कि कंट्रोवर्शियल है। ये क्या बोलता है? अलाउ द ऑपरेटर टू सीक रिकॉर्स from the supplier if the nuclear accident result from the defective equipment or material causing significant concern among the private and foreign supplies। आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर की लाइबिलिटी तो है, लेकिन ऑपरेटर ये बोल सकता है कि हमें गलत मटेरियल दे दिया था, या रिएक्टर जो डिजाइन हमने मांगी थी वो नहीं दिया, कोई और रिएक्टर दे दिया और उस रिएक्टर में फॉल्ट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सप्लायर को भी दोषी ठहरा सकते हैं और उनकी भी लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, यहां पर क्या है? द सेक्शन बियॉन्ड सीएससी नॉर्म्स। ठीक है, सेक्शन 46 ओपन एवेन्यूज फॉर सिविल सूट एज वेल। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, अभी और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो कि बनती भी है। ठीक है, 300 मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इंश्योरेंस पूल भी होता है कि ऑपरेटर मस्ट मेंटेन इंश्योरेंस पूल। टाइम लिमिट है। ठीक है, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमीशन, एंश्योरिंग स्विफ्ट रेजोल्यूशन आउटसाइड रेगुलर कोर्ट। और इंटरनेशनल अलाइनमेंट, ये जो एक्ट पास किया ये इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, कौन सा? कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर द न्यूक्लियर डैमेज, उससे भी अलाइन करता है, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये सबको समझ में आ गया होगा। बजट 2025-26 की जो हाईलाइट थी उसमें इंडिया
उसमें यह भी बात कही गई थी कि हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी बात की गई थी। तो इसके लिए भी हमें प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, इसको कभी और किसी और वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल फॉर सिविल सूट, ये सेक्शन 646। तो दो सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सेक्शन 17 और अगला जो है वो सेक्शन 46 है, ठीक है, जो कि प्रोविजंस दैट इट डज नॉट एग्जेम्प्ट ऑपरेटर फ्रॉम अदर लॉज रेजेस कंसर्न दैट सप्लायर कुड फेस एडिशनल सिविल लायबिलिटी क्लेम्स डिस्पाइट पार्लियामेंट्री डिबेट रिजेक्टिंग द इंटरप्रिटेशन। पार्लियामेंट में तो ऐसा बोला गया है, लेकिन हो सकता है कि उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाए। आगे बढ़ने के पहले और कंसर्न्स डिस्कस करने के पहले इसको भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल एक रेजिम बनाई जाए कंपनसेटिंग न्यूक्लियर डैमेज। किसी भी केस में सिविल न्यूक्लियर डैमेज जो होता है ना, न्यूक्लियर डैमेज फ्रॉम इंसिडेंट एंड सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब के केस में नहीं है, याद रखना है इसको। ये किसके केस में? सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के केस में, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है ना, ये बनी थी ही एटम फॉर पीस के, है ना, उसके बाद बनी थी। सप्लीमेंट्री फंड बनाएंगे, क्रिएट एन इंटरनेशनल फंड फॉर सप्लीमेंट नेशनल कंपनसेशन। लाइबिलिटी फ्रेमवर्क क्या होगी? रीइंफोर्सेस स्ट्रिक्ट एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटी टू ऑपरेटर विथ एडिशनल फंडिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इफ डैमेज एक्सीडेड द ऑपरेटर्स लिमिट। तो लाइबिलिटी ऑपरेटर की बनती है, जो कि सिविल न्यूक्लियर जो डैमेज एक्ट है हमारा, उसमें भी दी गई है। लेकिन ये कन्वेंशन कहीं भी ये नहीं बोलता है कि जो सप्लायर है उनकी भी लाइबिलिटी फिक्स करो। कंपनसेशन स्कोप है, ओके, मिनिमम कंपनसेशन की भी बात है, मेंबरशिप है, पर्पस ऑफ सप्लाई सब है, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का एक्ट है, कौन सा वाला? सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसका स्कोप ज्यादा है, और ज्यादा है तो पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है कि इसको अमेंड करके इसका स्कोप कम किया जाए। इसमें से जो सप्लायर का जो पार्ट है, दैट इज सेक्शन 17 एंड 46 जो इसका है, उसको अमेंड किया जाए। अमेंड कर देंगे तो क्या होगा कि फॉरेनर्स जो सप्लायर्स हैं, वेस्टिंग हाउस, मैं फिर से बार बार नाम इस वजह से ले रहा हूं ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, क्योंकि इसका इंटरनेशनल रिलेशन में भी इंप्लीकेशंस है ना, चाहे वो इंडिया फ्रांस हो या इंडिया यूएस हो या इंडिया जापान हो, ठीक है, वहां पे भी आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने डिटेल में देख ली। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है, मतलब जो कंसर्न है, वो है रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव अनसर्टेनिटी, क्योंकि द न्यूक्लियर सेक्टर इंडिया हैज बीन टाइटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट विद एंटिटीज लाइक एनपीसीआईएल और भाविनी जो कि ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। लैक ऑफ क्लियर फाइनलाइज्ड रूल एंड लेजिस्लेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन क्रिएट हेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे अपफ्रंट जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, एक लंबे समय के बाद में आउटपुट या फाइनेंशियल रिटर्न्स आना शुरू होते हैं। तो ऐसी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के केस में प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस वजह से अमेंडमेंट की बात चल रही है। स्केप्टिसिज्म अबाउट गवर्नमेंट्स अश्योरेंस डिस्पाइट इंडियाज एफर्ट टू एड्रेस कंसर्न सच एज क्लैरिफाइंग द ऑपरेटर्स बिहेवियर रिस्पांसिबिलिटी एंड दैट इज इंश्योरेंस पूल वुड मिटिगेट द रिस्क, फॉरेन सप्लायर रिमेन स्केप्टिकल। जब तक ये चेंजेस नहीं होंगे फॉरेन सप्लायर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन इज मिसअलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स, क्योंकि सीएससी जो कन्वेंशन है सप्लीमेंट्री कन्वेंशन का, उसके भी बियॉन्ड हमारे एक्ट का स्कोप जाता है, मतलब उसको लिमिट करना जरूरी है, अदरवाइज प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ गए बात को? मतलब वो सीधा ये एक कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा कि वेस्टिंग हाउस है, ईडीएफ है, अरेवा है, मित्सुबिशी है जापानीज कंपनी, ये सब सप्लाई करती हैं रिएक्टर्स। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ा अच्छे से डेप्थ में समझ में आया होगा। इसका ना सिर्फ पेपर 3 को लेकर के इम्प्लीकेशंस हैं एनर्जी को लेकर के, इसका इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में भी इम्प्लीकेशंस हैं, और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन नहीं भी बना, एज आई फील कि क्वेश्चन नहीं भी बना, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन, जब भी इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की बात होगी, या इंडिया फ्रांस न्यूक्लियर डील की बात होगी, या इंडिया जापान न्यूक्लियर डील की बात होगी, तब इसके इम्प्लीकेशन समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।